हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं एमपीपीएससी लाइव टारगेट बेच में। आप सभी अपनी जान लगाकर अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और आप बहुत सारी चीजें याद भी कर रहे होंगे। मैं रोज ये बात रिपीट करता हूं कि बच्चों, हमें भगवान ने जिस तरीके से डिजाइन किया है, भगवान ने हमें जिस तरीके से बनाया है, वो सिस्टम ही ऐसा है कि हम हर दिन रात को जब सो करके सुबह उठते हैं तो फिर नई जीवन के रूप में या नई शुरुआत के रूप में जीवन शुरू होता है। पुराना हम बहुत सारा भूल जाते हैं, फिर जब नए दिन सोते हैं उठते हैं तो फिर बहुत सारी नई शुरुआतें होती हैं और पुराना बहुत सारा भूल जाते हैं और ये लगातार क्रम चलता रहता है। इस क्रम में आपकी जो पढ़ाई है वो भी इसी दौर का एक हिस्सा है। वहां पे भी यह सिस्टम लागू होता है कि हम जब सो करके अगले दिन नए दिन उठते हैं तो हम बहुत सारा कुछ पुराना भूल जाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, कल मैं क्लास क्यों नहीं ले पाया, हमारे एक रिश्तेदार की डेथ हो गई और मैं रात से ही वहां चला गया था, रात को शांत हो गए थे। अब मुझे पता है कि अगले दिन तक शोक मनाने और सब कुछ करने के बाद धीरे धीरे लोग इनको भूल जाएंगे और ऐसा होता भी है, ये हुआ भी। और जब ये हुआ तो इतने बड़े जिस इंसान के साथ हम 10-20 साल तक रहे उसे हम आसानी से भूल जाते हैं। सोकर उठने के बाद नई शुरुआत होती है तो हम तो ये जो कंटेंट पढ़ रहे हैं बहुत ही बहुत एक केवल फैक्चुअल कंटेंट है, इसे भूलने की प्रायोरिटी तो बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि हम बहुत सारी चीजें भूलते हैं, मैं आपको बार बार ये कह चुका हूं कि केवल और केवल रिवीजन ही आपको तार सकता है। रिवीजन ही आपको बार बार इस दौड़ में, ये जो पीएससी की दौड़ है इसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है, वही आपको एग्जाम में पास कराएगा। तो भूल कर भी ऐसा ना हो कि हम केवल पढ़ाई किए जा रहे हैं, केवल पढ़ाई किए जा रहे हैं, केवल पढ़ाई किए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको हर 2 दिन में एक बार अपनी जो याद करने की कॉपी बनाई हुई है उसे बार बार रिवीजन कर लेना है। बिना रिवीजन के आप लोग आगे नहीं बढ़े, ये मेरी विशेष रिक्वेस्ट है। सब लोगों को गुड मॉर्निंग, अच्छे से सब लोग पढ़ाई करें। जिसे जो भी समस्या आ रही है वो मुझे शेयर करें। मैं बार बार ये बात इसलिए आपको याद दिलाता हूं क्योंकि आप लोग जब कोई प्रॉब्लम आती है तब हमें कुछ नहीं बताते हो, जब प्रॉब्लम होकर के सॉल्व हो जाती है तब हमारे पास आते हो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम, जबकि इस चक्कर में आपने बहुत सारी टाइम वेस्ट कर ली होती है। आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये बहुत क्रूशियल समय है हमारे लिए। चलिए, बहुत सारी बातें किए बिना मूल मुद्दे पर आते हैं। हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियों का जो टॉपिक शुरू किया था 6 यूनिट में, 2-3 दिन में ये यूनिट में खत्म कर दूंगा। थोड़ी सी हर्डल्स ज्यादा आ रही है, खैर कोई बात नहीं, हम इसे नए साल में लेकर के नहीं जाएंगे, ये मेरी प्रयास है, 100% ऐसा ही होगा। तो नवीन जो भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, उसमें कल हमने कृषि कवर कर लिया था, माने परसों। अब हम अगला स्टेप माने नवीन प्रवृत्तियों की ही अगली स्टेप जो है वो उद्योग हम कवर करने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले सबसे प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश को याद कर लेते हैं। श्री गणेशाय नमः बोलते हुए मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम इस टॉपिक पर आते हैं। और इस टॉपिक में हमने उद्योगों की नवीन प्रवृत्तियों को पढ़ना है। नवीन प्रवृत्तियां किस क्षेत्र में? उद्योग के क्षेत्र में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं नवीन प्रवृत्तियों का अर्थ क्या होता है। तो नवीन प्रवृत्तियों को मैंने जब पिछली क्लास ली थी वहां बहुत अच्छे से आपके दिमाग में सेट किया, समझाने की कोशिश की कि भाई नवीन प्रवृत्ति शब्द का क्या अर्थ है। देखो, ये प्रवृत्ति शब्द का अर्थ तो हिंदी भाषा में होता है आदत। क्या होता है? आदत। और नवीन मतलब कि नया, तो नई नई आदत। लेकिन रेफरेंस किसका है, किस संदर्भ में नई नई आदत? तो अर्थव्यवस्था की जो नई नई आदतें हैं वो नवीन प्रवृत्तियां कहलाएंगी हमारी अर्थव्यवस्था की। सर यूनिट 1 के न्यू टॉपिक्स जो हैं लास्ट टाइम के पीडीएफ से ही कवर करें? नहीं बेटा, लास्ट टाइम के पीडीएफ से आप रिवीजन करो
उनमें कुछ एड ऑन करने की प्रोसेस मैं खुद आपका एड ऑन कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। वो इसलिए अभी एड ऑन नहीं करा रहा हूं, मैं चाहूं तो अभी क्लास शुरू करूं, लेकिन वो फिर से भूल जाओगे, वो बहुत कठिन हिस्सा है हमारे सिलेबस का, इसलिए मैं एग्जाम के टाइम पर उसे पढ़ा करके ताजा ताजा रखना चाहता हूं, आपके दिमाग में सेट रखना चाहता हूं, इसलिए अभी उसको रोका हुआ है। तो अर्थव्यवस्था की नवीन आदतें या नवीन प्रवृत्तियां इसे हम ट्रेंड्स भी कह सकते हैं। तो हमारे जो ट्रेंड्स हैं वो कैसे चलते हैं, जैसे एग्जांपल दूं मैं, भारत सरकार एक कॉन्सेप्ट लेकर आई निजीकरण का। तो निजीकरण का कॉन्सेप्ट क्या आजादी के समय से ही था? नहीं, आजादी के बाद हमने सरकारीकरण या सब चीजों का राष्ट्रीयकरण का कॉन्सेप्ट लिया था और उसको हमने बाद में बदल दिया निजीकरण में। फिर आप देखो नवीन प्रवृत्ति कैसी होती है, फिर हम एक नया सिस्टम लेकर आए, बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर, मतलब पीपीपी मॉडल लाया गया। पीपीपी मॉडल भी जब काम कर किया, उसने बहुत सारी सफलताएं की, तो और आगे बढ़ने के लिए हमने बीओटी मॉडल भी यूज किया। तो ये जो मॉडल्स थे ये हमने अपनी अर्थव्यवस्था में यूज किए और यही हमारी नवीन प्रवृत्तियां बनी। जैसे उद्योगों में हम सेल्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए, कहां से लेकर आए ये अलग बात है कि रूस से लाए, क्यों लाए, वो कहानी अलग है, लेकिन नवीन प्रवृत्ति है ये। अभी आप देखो तो वर्तमान में समावेशी विकास वाला कॉन्सेप्ट हम लेकर आए। तो समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास, ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये सब नवीन प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं। नवीन प्रवृत्तियां जानने के लिए हमें आंकड़ों की जरूरत होती है कि कल क्या था आज क्या है। तो आज के कुछ आंकड़ों के साथ हम पहले तो शुरुआत करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के ऐसे आंकड़े जो मुझे लगता है कि जिनमें बहुत चेंजेस हुआ, जिनमें पिछले साल और इस साल के जो आंकड़े हैं उनमें चेंजेस, वृद्धि या कमी, बहुत ज्यादा डिफरेंस को नजर दर्शाती है, वो आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा। और उसके अलावा कुछ योजनाओं और कुछ बातों के माध्यम से नवीन प्रवृत्तियों को समझाने की कोशिश करूंगा। वित्त वर्ष 2024 में औद्योगिक विकास में तेजी आई, जिसमें विनिर्माण, अब देखो औद्योगिक विकास मतलब क्या, हमारी अर्थव्यवस्था को, फिर से ये बात मैं 25 बार समझा चुका हूं, फिर समझा देता हूं। हमारी अर्थव्यवस्था को हम समझने के लिए 3 क्षेत्रों में बांट देते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कह देते हैं, द्वितीय क्षेत्र कह देते हैं और तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र में हम केवल सेवा लेते हैं, यहाँ हम केवल उद्योगों को शामिल करते हैं और यहाँ हम कृषि और उसके संबद्ध जो क्षेत्र हैं उनको शामिल करते हैं। अब आज हम उद्योग पढ़ रहे हैं, द्वितीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी क्या शामिल होता है, तो इसमें भी निर्माण शामिल होता है, इसमें भी निर्माण शामिल होता है, इसमें निर्माण विनिर्माण के अलावा जो एक्टिविटीज हैं वो भी शामिल होती है। तो बहुत सारा कुछ शामिल होता है, लेकिन हम फोकस इन 2 बातों पर करें, निर्माण और विनिर्माण, क्योंकि ज्यादातर हिस्सा इसका यही कवर करते हैं। निर्माण और विनिर्माण में क्या अंतर है ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं, इसलिए बार बार उसी को रिपीट करके टाइम नहीं बढ़ाना। औद्योगिक विकास में तेजी आई ये तो ठीक है, जिसमें विनिर्माण हिस्सा या विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र का अग्रणी रहे, जिसके परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 2020 में कोविड पूर्व स्तर की तुलना में, मतलब कोविड के पहले हमारा जो विकास का दर था, विकास की जो स्थिति थी, वो अगर एक मापक से मापी जाए, ये औद्योगिक एकल मूल्य प्रदर्शन सूचकांक, औद्योगिक एकल मूल्य प्रदर्शन सूचकांक, तो इसमें हम 25% की वृद्धि दर्शाते हैं। ये यूं नहीं कहा जा रहा है कि उद्योगों के विकास में 25% की वृद्धि कर ली, ऐसा नहीं हुआ है। जो प्रदर्शन सूचकांक होता है उसमें 25% की वृद्धि है और वो प्रदर्शन सूचकांक का नाम है एकल मूल्य प्रदर्शन सूचकांक। जैसे हमें अगर हमारे देश में वस्तुओं के मूल्य की बात करनी हो, थोक मूल्य सूचकांक नाम का एक इंडेक्स होता है, उससे हम जैसे ही सूचकांक के माध्यम से कमी या वृद्धि के स्तर को दर्शाते हैं, वैसे यहाँ उद्योगों में वृद्धि को दर्शाने के लिए हमारे पास सूचकांक है औद्योगिक एकल मूल्य प्रदर्शन सूचकांक, जिसमें हम 25% की वृद्धि कोविड के बाद देखते हैं, जो अच्छी स्थिति को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2024 में भारत की ग्रोथ रेट क्या रही, भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्या रही, आर्थिक वृद्धि दर भारत की रही 8.2%।
इस गति से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ी और उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, तो उसमें सबसे ज्यादा 9.5% की वृद्धि दर जो है वो उद्योगों ने दर्शाई, क्योंकि कृषि ने तो केवल 1.4% दर्शाई थी, उद्योगों ने इसे संभाला। अगर उद्योगों में इतनी वृद्धि ना हुई होती, उद्योगों में 9.5 की वृद्धि 9.5% की वृद्धि ना हुई होती, तो शायद भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी ग्रो नहीं करती। ये आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। तो औद्योगिक वृद्धि कितनी रही ओवरऑल अब मैं बात कर रहा हूं। अब हमारा जीडीपी में उद्योगों की जो वृद्धि दर है, उद्योगों ने हमारी अर्थव्यवस्था में जो कंट्रीब्यूशन दिया उसमें कितनी वृद्धि कर दी, तो उसमें 9.5% की वृद्धि, जो कि औसत वृद्धि से भी ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, ये याद रखना आप लोगों को। भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि कितनी थी, 8.2, जबकि औद्योगिक वृद्धि 9.5 थी, ये याद रखो। चलो आगे बढ़ो। विनिर्माण, अब इसके अंदर चल रहे हैं, उसमें पहला एरिया आता है विनिर्माण। तो विनिर्माण जो शब्द है, विनिर्माण में वित्त वर्ष 2023 में विनिर्माण में कुल जीवीए मतलब क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन का मतलब है कि पिछले साल जो कीमत थी उसमें अब जो नया साल आया उसमें कितनी वृद्धि हो गई, कितना मूल्य ऐड हो गया। उद्योगों की, इस उद्योग की कीमत थी 10 रुपए, इस साल इसकी उद्योग की कीमत हो गई 11 रुपए, या इसकी जो टोटल मूल्य है वो 11 हो गया, मतलब 1 रुपए की वृद्धि कर दी। तो जीवीए जो है वो उस वृद्धि को दर्शाएगा। तो वो जो वृद्धि है वो 14.5% विनिर्माण ने हमें दी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 14.5% रहा, और जिसमें उत्पादन में 35% की पर्याप्त हिस्सेदारी है। भले ही से ये पॉइंट याद मत रखना, लेकिन जीवीए में वृद्धि कितनी रही ये जरूर याद रख लेना। ये विनिर्माण के बाद सीधे हम कोयले पे आ जाते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसे ही पढ़ना। मैं चाहूं तो 20-25 चीजें पढ़ा दूं, कोयला पढ़ा दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा दूं, वस्त्र उद्योग पढ़ा दूं, भारी उद्योग पढ़ा दूं, क्योंकि उद्योग में तो सब कुछ है। लेकिन उसमें से 5 चीजें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो मैं आपके सामने रखूं। तो विनिर्माण मैंने आपके सामने रखा। अब मैं कोयले क्षेत्र की बात करूंगा, क्योंकि इसमें भी हमने खूब अच्छी वृद्धि की। भारत की प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा में कोयले का योगदान 55% है। इसका क्या मतलब है कि हमारी जो टोटल ऊर्जा होती है, टोटल जो ऊर्जाएं होती हैं, मतलब हमारे पास जो टोटल बिजली पैदा होती है, सॉरी मतलब सारी प्रकार की ऊर्जा, बिजली में तो 70% योगदान देती है, लेकिन टोटल वाणिज्यिक ऊर्जा में हमारा इस कोयले का योगदान 55% है। जबकि कोयले से चलने वाली बिजली उत्पादन की कुल जो बिजली है उसमें 70% कोयला है। तो क्योंकि कोयले से हम बहुत सारी, कोयले के से बिजली पैदा करने के अलावा और बहुत सारा उपयोग भी करते हैं, तो वहां उसका मतलब केवल बिजली में अगर कोयले की हिस्सेदारी देखें तो 70% बिजली हम किससे पैदा करते हैं, कोयले से। जबकि टोटल ऊर्जा जो मध्य प्रदेश में पैदा होती है उसमें 55, भारत में पैदा होती है उसमें 55% हिस्सेदारी कोयले की है। 2 फैक्टर हमने याद करने हैं। पिछले 5 वर्षों में भी एग्जाम में आने वाला फैक्टर में कोयले के उत्पादन में तेजी आई, जिससे आयात पर निर्भरता कम हुई है। ये पॉइंट अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लो। आगे बढ़ो। इसी के सपोर्टिंग पॉइंट में मैं कुछ और बातें बताऊंगा जो ग्राफ के रूप में रहेगी, आगे देखेंगे। फार्मा क्षेत्र, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि पिछले कोविड के बाद से भारत में जो फार्मा क्षेत्र है, जो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र है, उसमें बहुत ज्यादा ग्रो अप दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में तो इसकी वृद्धि की जो दर है वो डबल अंकों में चलती है। और भारत का फार्मा बाजार कैसा है, भारत का फार्मास्यूटिकल बाजार मतलब दवा बाजार वर्तमान में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, और यह मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा जो दवाई बाजार है वो इंदौर में है, और एशिया में या विश्व में जो दवाएं बिकती है उसमें भारत का योगदान तीसरे नंबर पर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि कोविड जैसी बात हुई थी इसलिए ये हिस्सा हमने जोड़ लेना है। एक और हिस्से की बात करते हैं, वस्त्र उद्योग। कपड़ा क्षेत्र में वित्त वर्ष 2023 में 3.77 लाख करोड़ जीवीए का उत्पादन किया गया, जो वर्ष के दौरान मौजूदा कीमतों में विनिर्माण जीवीए में 10.6% की हिस्सेदारी निभाता है। इसका क्या अर्थ है, ये लाइन शायद सूझना पड़े।
इसका सिंपल सा अर्थ है कि हमारा जो विनिर्माण है उस विनिर्माण में 10% हिस्सेदारी अकेली किसकी होती है? भाई विनिर्माण में तो बहुत सारे उद्योग हो सकते हैं, तो उसमें केवल वस्त्र उद्योग अकेला 10% हिस्सा निभाता है। अगर भारत के ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक रोजगार कौन सा क्षेत्र देता है, तो हमारे भारत में सर्वाधिक रोजगार देता है रेलवे उद्योग है। दूसरे नंबर पर आता है वस्त्र उद्योग। क्योंकि रेलवे एक सार्वजनिक इकाई है, इसलिए अगर ये पूछा जाए कि भारत में निजी क्षेत्र में कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार देता है, तो फिर वो वस्त्र उद्योग होगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता है। भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा कपड़े निर्माण करने में सेकंड स्थान है, और शीर्ष 5 निर्यातक देशों में भी हम आते हैं। निर्माण ही नहीं करते, निर्यात भी करते हैं, इससे हमें खूब पैसा मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की बात करते हैं। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में 2014 से उल्लेखनीय वृद्धि हुई, क्योंकि यहाँ हम लीडिंग हिस्सा बनते जा रहे हैं। भारत पूरे विश्व में लीड करने लगा है। आपने देखा होगा कि पहले हम भारत के लोग विदेशी गाड़ियां खरीदते थे, पिछले 4-5-6 सालों में चेंज आया। आपने देखा होगा महिंद्रा की कंपनी जो कि भारतीय कंपनी है, टाटा कंपनी जो कि भारतीय कंपनी है, इनकी गाड़ियां रिप्लेस कर रही हैं विदेशी गाड़ियों को, जबकि विदेशों में भी ये गाड़ियां खरीदी जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में 2014 से उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 2022 में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का अनुमान 3.7 था। ये क्या पॉइंट है? तो मतलब पूरे विश्व में जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनते हैं, पहले भारत लगभग चाइना प्रोडक्ट यूज करता था। भारत ने जब भी चाइना के सिस्टम्स को बेंड किया तो भारत में चीजें डेवलप हुई, और उससे फिर भारत में क्या हुआ? भारत में 3.7% की ग्रोथ नजर आने लगी इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में, या पूरे विश्व में जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट थे उनमें 3-3.5% हिस्सेदारी तो हमने निभा दी। समझ गए इस पॉइंट को? वित्त वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ने भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 4% हिस्सेदारी योगदान दिया। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्त वर्ष 2022 में, यहाँ 23 का आंकड़ा दिया नहीं था इसलिए 22 लिखा, सॉरी। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ने भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में 4% की हिस्सेदारी रखी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का घरेलू उत्पादन उल्लेखनीय रूप से बढ़कर के 8.2 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। तो ये वाला आंकड़ा मत रखो, केवल वृद्धि और कमी वाले आंकड़े हमें याद रखने हैं। वित्त वर्ष 2023 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात बढ़कर 1.9 लाख करोड़ रुपए हो गया। मतलब कुल मिलाकर सीधे सीधे मैं इसमें से दो बातें कह रही हूँ कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है वो ग्रो कर रहा है, वो बढ़ रहा है। हमने टोटल जो पैसा कमाया जीडीपी में, उसकी जो हिस्सेदारी है वो भी बढ़ी, और निर्यात भी हमारा बढ़ रहा है। आगे बढ़ो। ये मैं निर्यात में आपको कुछ वृद्धि दिखाना चाहता हूँ, कुछ निर्यात के उत्पादन में। देखो, ये प्रोडक्शन शब्द का मतलब होता है उत्पादन, और एक्सपोर्ट शब्द का मतलब होता है निर्यात। तो निर्यात ये 2022 है भाई, और ये 2023 है। ये 2022 है और ये 2023 है। उल्टा तो नहीं कर दिया? ये 2022 और ये 2023 सही लिखा था। देखो, यहाँ प्रोडक्शन में अगर हम डिफरेंस देखें तो प्रोडक्शन 2022 में कितना होता था? 15.6 होता था। 2023 में आपको ये दिखाई दे रहा है डिफरेंस। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन में और इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में वृद्धि। तो जो वृद्धि थी 2022 में वो 15% ही थी, जो 2023 में बढ़कर कितनी हो गई? 42.9। एक्सपोर्ट मतलब हम जो निर्यात करते हैं वो 28% वृद्धि दर्शाता था, जो कि 2023 में बढ़ करके 2022 में 28 था, जो 2023 में 62% हो गया। ये दो चीजें ग्राफ से इसलिए दिखा रहा हूं जिनमें खूब चेंज आ जाता है, वो एग्जाम में पूछे जाने जैसे प्रश्न बनते हैं। तो पूरे इस चैप्टर में से एक प्रश्न आएगा, वो कहीं से भी पूछ ले, लेकिन हमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी रहेगी। अब इधर आप, इसमें भी ज्यादातर योगदान गाड़ी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर उसका है।
ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ियों का। अब देखो यहाँ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जोरदार ग्रोथ भारत में दिखाई देती है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में 4-5 वर्षों में भयंकर ग्रोथ यहाँ नजर आती है। अब देखो यहाँ 3 प्रकार की चीजें दिखाई दे रही हैं। ये कार दिखाई दे रही है, तो इनमें 7% की वृद्धि हमने की। ये लोडिंग जो मालवाहक वाहन होते हैं उनमें 16% की वृद्धि हमने उत्पादन में की। और ये जो व्यक्तिगत जो 2 व्हीलर वाले सिस्टम होते हैं उनमें 10% की वृद्धि हमने की। ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। ये हमें आंकड़े अपने दिमाग में सेट करने हैं। ये दोनों ही चार्ट जो आपके सामने रखे हैं बहुत बेहतरीन और हमें याद रखने जैसे आंकड़े हैं, दोनों रट के रखना। चलो आगे बढ़ू, मैं कुछ अब अलग से हटके बता रहा हूं। देखो हमने बोला ना प्रवृत्तियां, सरकार की पहले प्रवृत्ति थी पूंजीवादी, सरकार की फिर प्रवृत्ति हुई समावेशी, है ना। पहले समाजवादी थी जब देश आजाद हुआ, फिर पूंजीवादी हो गई 1990 के बाद में, फिर समावेशी हो गई। अब देखो समावेशी के उदाहरण, सरकार विकास का समावेशन सुनिश्चित कर रही है। कैसे सरकार समावेशन सुनिश्चित कर रही है, तो यहाँ देखो ये लिखा हुआ है स्वच्छ भारत मिशन और यहाँ लिखा है शौचालय। हमने पिछले कब बनाया था स्वच्छ भारत मिशन? 2014 में। उसके बाद 11.7 करोड़ टॉयलेट घरों में बनाकर दिए। भाई भारत में घर ही कितने हैं? अगर मैं मानूं कि हमारे देश की जनसंख्या 120 करोड़ या 140 करोड़ कर देते हैं, तो भारत की जनसंख्या अगर 140 करोड़ है तो 5 लोग रहते हैं एक परिवार में, या 5 लोगों का परिवार माना जाता है भारत में। तो फिर टोटल घर कितने होंगे? तो इसको अगर मैं कैलकुलेट भी कर लूं तो कितना ज्यादा से ज्यादा भाई कितने घर हैं भारत में, कितने घर निकलेंगे भारत में? तो भाई भारत में ज्यादा से ज्यादा आप चलो राउंड फिगर में हम भारत के जो टोटल परिवार हैं बढ़ाकर भी लें तो कितने परिवार बनेंगे भारत में, एक बार देख करके देखो। तो ज्यादा से ज्यादा 30 करोड़ परिवार हमारे यहाँ बनने चाहिए। वैसे 25 ही करोड़ है, मैं लेकिन बढ़ाकर बता रहा हूँ, तो 30 करोड़ परिवार। उसमें से 11.5 करोड़ परिवारों को तो भारत सरकार ने टॉयलेट बना करके दे दिया। मतलब क्या सबको ही दे दे ऐसा वाला सीन, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी सोचो कि इतने लोगों को तो टॉयलेट हमने बना कर दी, अब तो स्वच्छ भारत हो ही जाना चाहिए। तो ये समावेशी विकास की बात हुई। फिर यहाँ देखो ये जल जीवन मिशन है। ये जल जीवन मिशन 2019 में आया था और 2024 तक हमें हर एक व्यक्ति के घर में नल से जल देना था। 55 लीटर पानी हर एक व्यक्ति के घर तक पहुंचाना था नल के माध्यम से। देखो यहाँ 11.6 करोड़ परिवारों को तो नल से जल दे चुके हैं। 11.6 करोड़ परिवारों को तो नल से हमने घर जा जाके जल दे दिया कि ले भाई पी ले भैया। समझ आ रहा है? यहाँ आ जाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में आई थी, 1 मई 2016 को। गैस कनेक्शन प्रदान करने की योजना थी। स्वच्छ ईंधन लोगों के घर में जो सांस की बीमारी थी उसको सॉल्व करने के लिए 10.3 करोड़ गैस की टंकी तो हम बांट चुके हैं। मतलब एक परिवार में अगर एक टंकी बांटी जाती, भारत में टोटल 30 करोड़ परिवार हैं, तो 10 करोड़ को तो भारत सरकार खुद दे चुकी है कि ले भाई टंकी ले लो, तू साफ इच्छा स्वच्छ ईंधन पर खाना बनाना। समझ रहे हो? ये दर्शाता है कि हमने कितने बड़े लेवल पर विकास को बढ़ावा दिया। यहाँ आयुष्मान भारत योजना अस्पतालों में भर्ती वाला आंकड़ा दर्शा रहे हैं। ये कार्ड बनाने का आंकड़ा नहीं, वो तो खूब बड़ा है, उसको मत देखो, सबका ही बना दिया वो तो। 6.9 करोड़ लोगों को हमने पिछले साल इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई, मतलब हर व्यक्ति को लगभग उपलब्ध करा दी। यहाँ देखो पीएम आवास योजना में पक्के मकान बना करके दे दिए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने 2.6 करोड़ घर बना के दे दिए। तो 2.6 करोड़ जब घर बना करके दे दिए तो लगभग हमारे घर भारत के लोग जो है वो घरों में आ गए, मतलब कच्चे मकान से शिफ्ट हो गए घरों में। बात समझ में आ रही होगी। ये हमने समावेशी विकास अर्थात जो नवीन प्रवृत्ति भारत सरकार ने अपनाई, भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने, उसको दर्शाया। और आगे बढ़ो, ऋण में दोहरे अंकों की वृद्धि। अब देखो हमारा देश या कोई भी दुनिया का देश कैसे चलता है, ज्यादातर उद्योग धंधे जो है वो लोन से चलते हैं। भारत की सरकार ने जैसी पॉलिसी बनाई उतना ज्यादा लोन बनता है, लोन लोगों को
मिलता है, जितना लोगों को जनता को मिलता है उतनी ज्यादा अर्थव्यवस्था ग्रो करती है। अब देखो 3 आंकड़े दर्शा रहे हैं, 2022 का आंकड़ा, 2023 का आंकड़ा और 2024 का आंकड़ा। क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। 2022 में हमने जो लोन सबको दिया वो 118 करोड़ था, या 118 या जीरो भी है, लाख करोड़ में दिया गया आंकड़ा है। तो और फिर 2023 में ये बढ़ा, कितना बढ़ा देखो, यहाँ 15% की वृद्धि दर्शाता है, सिंपल सा लॉजिक। फिर 2023 में ये लोन बढ़ा 136 लाख करोड़ हुआ, 20% की ग्रोथ दर्शाता है। और 2024 में फिर 20% की ग्रोथ के बाद 164 लाख करोड़ रुपए हमने लोन दिया। जैसे जैसे ज्यादा लोन बांटा जाता है वैसे वैसे अर्थव्यवस्था ग्रो करती है। ये सिंपल सा लॉजिक है कि भाई ज्यादा लोगों को लोन मिलेगा, ज्यादा लोग उद्योग धंधा कर पाएंगे, ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे, ज्यादा लोगों को चीजें मिलेगी तो ज्यादा अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। भारत में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, मतलब भारत में डिजिटल भारत बनाने के लिए हमने क्या किया, तो मैं सिंपल से सारे डाटा आपको सामने रखता हूं। देखो सबसे पहले 5.7 लाख CSC सेंटर बने हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में। जैसे अभी एग्जाम का फॉर्म भरने में आ जाएगा, आने वाला है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको फॉर्म भरने रहेंगे। तो भाई हम फॉर्म कहां से भरते हैं? MP ऑनलाइन से। उसे हम कहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर, जहां से सारी ऑनलाइन सेवाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे कॉमन सर्विस सेंटर भारत में कितने हैं? कॉमन सर्विस सेंटर भारत में अब हो गए 5.7 लाख कॉमन सर्विस सेंटर काम करते हैं। तो जब इतने लाख सर्विस सेंटर काम करते हैं तो हर एक भारतीय को डिजिटल सेवा मिलनी चाहिए। उसके बाद 116 करोड़ जो लोग हैं, भाई 140 तो भारत की टोटल आबादी, उसमें से 116 करोड़ लोगों के पास तो मोबाइल है, मतलब लगभग हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। भाई कुछ ग्रामीण क्षेत्र में घर में एक मोबाइल भी तो होता है, पूरे घर का एक मोबाइल, तो वो भी कनेक्ट कर लो, मतलब लगभग हर व्यक्ति के पास तो करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर हमारे पास है। कितने? 116 करोड़, 116.7 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए। और आगे बढ़ो, इसी पॉइंट में मैं आगे बढ़ाता हूं उमंग सर्विसेज। भाई हमारे यहाँ जो उमंग नाम का प्लेटफॉर्म है, वहां से जहां से सरकारी जो फैसिलिटीज मिलती है वो 1984 प्रकार की ई वेबसाइट्स भारत की सरकार के माध्यम से हमें सारी सेवाएं ऑनलाइन दी जाती है, मतलब 1984 सेवाएं हमें दी जाती है। और आगे बढ़ोगे तो हमारा जो यूपीआई से पेमेंट होता है, मतलब हम जो पैसे ट्रांसफर करते हैं ना फोन से फोन में, या फोन से बैंक अकाउंट में खुद ही कर लेते हैं, वो देखो वैल्यू ऑफ यूपीआई ट्रांसफर मतलब ट्रांजैक्शंस, वो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 13,116 मतलब 13,116 करोड़ रुपए थे। और उसकी मतलब इतने लाख ट्रांजैक्शन हमने किए, जो बहुत अमाउंट को दर्शा। विश्व में सर्वाधिक यूपीआई पेमेंट भारत के माध्यम से होता है आजकल। और आगे बढ़ो, ये देखो 1397 आधार कार्ड हमने बना दिए, मतलब लगभग हमारे पास सारे ही आधार कार्ड बने हुए हैं, सब लोगों का आधार कार्ड बन गया। ये डिजी लॉकर है, लगभग 30 करोड़ लोग डिजी लॉकर का उपयोग करते हैं, जिसमें वो अपने डॉक्यूमेंट सेफली यूज कर लेते हैं। 29.7 लाख करोड़ रुपए लोग डिजी लॉकर का उपयोग करते हैं। नेटवर्क इंस्ट्रूमेंट 35.5 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर, ये लाख किलोमीटर है। इतने क्षेत्र में तो हमने ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया है। जो गांव पंचायतों को हमने ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की परियोजना बनाई थी ना, भारत नेट परियोजना, जो पहले कहलाती थी ऑप्टिकल फाइबर परियोजना, तो वो जो परियोजना है उसमें हमने 35 लाख किलोमीटर मतलब लगभग पूरे भारत में हमने क्या बिछा दिया, ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछा दिया। तो ये अवसंरचना को हमने किया, ये नवीन प्रवृत्ति है, पहले भारत में ऐसा नहीं था, अब भारत में ऐसा हुआ। और आगे बढ़ो, भारत में उभरते टेक स्टार्टअप्स, टेक मतलब टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप तो होता है सामान्य कि कुछ नया कर दिया, टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप में देखो कितना वृद्धि हुआ, वो भी दर्शाओ। 2014 और 2023 इनमें दोनों में अंतर देखना।
यहाँ लिखा हुआ 15x, मतलब 15 गुना वृद्धि हो गई। तो हमारे यहाँ पहले जो टेक्नोलॉजी के हम स्टार्टअप करते थे उनमें और वर्तमान में स्टार्टअप्स की संख्या में 15 गुना वृद्धि हुई। हम 2014 में हर साल 2000 नए स्टार्टअप लाते थे, अब हम 11,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स लाते हैं, जो 15 गुना से भी ज्यादा वृद्धि को दर्शाता है। ये जो है 11,000 से भी ज्यादा। देखो ये जो आंकड़ा है वो नेस्कॉम नाम का जो संस्था है उसके माध्यम से लिया गया, या नेस्कॉम नामक जो संस्था है वो देती है, इसलिए मैंने स्रोत भी नीचे लिख करके दे दिया है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं एमएसएमई में क्या सुधार आया है वो बताता हूं। सर ये सीएससी मोबाइल का डेटा याद करना है क्या? नहीं बेटा, केवल देखो मैं फिर से रिपीट कर दूं रुचिका, जहां पर कमी और वृद्धि होती है वो डेटा याद करना है, बाकी डेटा आपको याद नहीं करना है। सिंपल सा है। हाँ, गैस की टंकी का डेटा याद करना है, नल जल का डेटा याद करना है, ये 4-5 डेटा याद करने हैं। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक बार चीजें क्लियरली हो जाए। सब डेटा याद करने के नहीं होते हैं। मैं फिर से रिपीट करूं, जहां परसेंटेज ग्रोथ दिखाई जा रही है तो आपको ये याद करना है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन डेटा पे नहीं बनाएगा, यूं नहीं पूछेगा कि भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर कितनी गाड़ियां बेची, ये कोई थोड़ी प्रश्न पूछता है। ये पूछता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वृद्धि या कमी हुई, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वो आप सब बना पाओ, इसलिए जो है इस प्रकार के डाटा मैं पढ़ा रहा हूं। सारे डाटा रट्टा नहीं मारने हैं। एमएसएमई मतलब कि मीडियम माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज की बात करें, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की बात करें, तो अब देखना यहाँ कितना इंपॉर्टेंट पाया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022 के दौरान अखिल भारतीय विनिर्माण उत्पादन में एमएसएमई में का हिस्सेदारी जो है वो 33% था। मतलब पहले तो हमारा जीडीपी में दूसरा हिस्सा उद्योगों में विनिर्माण, और विनिर्माण में 35% हिस्सेदारी किसकी? हिस्सेदारी 35% हो गई एमएसएमई की। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2023-24 में अखिल भारतीय निर्यात में एमएसएमई निर्दिष्ट उत्पादों के निर्यात का हिस्सेदारी 45% रहा। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये रटने का पॉइंट है। मतलब भारत ने अगर 100 रुपए का सामान बेचा तो उस 100 रुपए में से 45 रुपए का सामान तो हमारे एमएसएमई ने बनाया था। मतलब समझ गए कि हमारे निर्यात में एमएसएमई का हिस्सा कितना है? तो निर्यात में एमएसएमई 45% हिस्सेदारी निभाता है। इसलिए भारत सरकार एमएसएमई को फोकस करने के लिए खूब सारी योजना लाती है। अब नए नए फैक्ट भी देख लो। जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया उद्यम पोर्टल किसके लिए डिपेंडेंट है या किसको बढ़ावा देता है? एमएसएमई को। तो ये याद रखना, उद्यम पोर्टल कब लाया गया? 2020 में, कोविड के टाइम पे लाया गया। 5 जुलाई 2024 को तब उद्योग पंजीकरण पोर्टल या इस पोर्टल के माध्यम से 4.96 करोड़ एमएसएमई भारत में रजिस्टर्ड हैं। सोचो कि 5 करोड़ कारखाने जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं वो भारत में रजिस्टर्ड हैं। 4.969 का मतलब मैं राउंड फिगर में 5 करोड़ बोल रहा हूं, है ना। एक जिला एक उत्पाद योजना मतलब ओडीओपी हम लाए 2018 में, जिससे भी बहुत ज्यादा उद्योगों में या छोटे सूक्ष्म लघु उद्योगों में वृद्धि हुई। ओडीओपी पहल से अब तक देश भर में 761 जिलों में 1102 उत्पादों को ओडीओपी घोषित करके हमने बढ़ावा दिया, उनकी पहचान की, जिससे उद्योगों में या एमएसएमई सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों में वृद्धि हुई। और आगे बढ़ो, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। ये योजना का नाम रट करके रखना, थोड़ा 2-3 बार प्रधानमंत्री नाम ले चुके इसका, इसलिए नाम याद रखना। भारत के आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों में, यही प्रश्न पूछा था एग्जाम में कि ये एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना अर्थात पीएलआई योजना कितने क्षेत्रों से जुड़ी हुई है? 14 प्रमुख क्षेत्रों से।
मई 2024 तक 1.28 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश दर्ज किया गया। भले से ये आंकड़ा आप मत याद करो, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि याद करो, ये केवल कुछ चीजें दर्शाने बताने के लिए होती है, लेकिन भले मत याद करो। 14 क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। भारत में विनिर्माण क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने चलाई उद्योगों से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, PLI कहते हैं इसको, ठीक है। और आगे बढ़ो, औद्योगिक विकास दर पे एक दो आंकड़े याद करने हैं हमको। औद्योगिक विकास दर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार पर आकलित किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 रहता है, ये भी याद रख लेना। जून 2024 में भारत में IIP मतलब औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो उत्पादन सूचकांक है, जिसे हम शॉर्टकट में IIP कहते थे, अब मैं IIP कहूंगा, है ना इसको। IIP औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 4.2% की वृद्धि दर्ज हुई। कितनी? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मतलब जो पहले उद्योगों में बनता था माल, उसके संख्या में, मतलब पहले 10 चीजें बनाते थे, अब 10 में 4% की वृद्धि हो गई है। PLI का फुल फॉर्म और क्या है? उसका फुल फॉर्म आप हिंदी वाले तो मत जाओ इंग्लिश में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर हम चीजों को मिस मैच कर लेंगे। केवल आप याद रखोगे प्रोत्साहन योजना। क्या याद करोगे? प्रोत्साहन योजना। 4.2% की वृद्धि दर्ज की गई। जून 2023 के माह के लिए 3 क्षेत्रों खनन, विनिर्माण और बिजली की विकास दर जो है वो 10.3, 2.6 और 8.6 रही। ये आंकड़ा भले मत याद रखो, लेकिन ये आंकड़ा याद रखो कि आधार वर्ष 2011-12 चल रहा है। PLI सूचकांक या IIP सूचकांक में 4.2 की वृद्धि हमने दर्ज की। अब अगला एक और आंकड़ा, एक और सूचकांक के माध्यम से, वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक में हमारा जो स्थान है 2024 में भारत 133 अर्थव्यवस्थाओं में 39वें स्थान पर रहा। पहले हम 40वें स्थान पर थे, अब हमने 39वां स्थान प्राप्त किया, मतलब हम नवाचार में भी वृद्धि कर रहे हैं। समझ आ रही होगी ये सर। आज से 6-7 साल पहले तो हम औद्योगिक विकास इस नवाचार सूचकांक में 70-80 स्थान पर होते थे, सीधे 39 पे पहुंच गए हैं। तो औद्योगिक नवाचार सूचकांक ये सारे सूचकांक में रटवा दूंगा। अब देखो कुछ आंकड़ों का कंपैरिजन करते हैं। सकल घरेलू बचत, सकल घरेलू बचत 1951-52 में 10% होती थी, 97 में 26% हो गई। हमारी टोटल इनकम का कितना बचा लेते हैं वो सकल घरेलू बचत है। सर 2008-9 में 32% हो गई, 22-23 में कम होकर के 5.1 हो गई, क्योंकि कोविड के कारण बचत के इनकम ही कम हो गई थी। 2023-24 में फिर से बूस्ट अप हुई और 18.4% हो गई है। ये याद रख लेना भैया, इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। और आगे बढ़ते हैं। पूंजी निर्माण की दर, आप जब पैसे लगाओ तो कितना पैसा उससे बढ़े, वो दर। पूंजी निर्माण की दर 1950-51 में 10.2% थी, 2008-9 में 35% थी और 2022-23 में 32% है। ये पूंजी निर्माण दर भी याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग, इनमें कितना योगदान है हमारी अर्थव्यवस्था में। लघु और कुटीर उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में खूब योगदान देते हैं, लेकिन क्योंकि अब इनका स्थान MSME लेती जा रही है, ये भी इसलिए मैंने यहाँ 2024-22-23 वाला नहीं लिखा। 1960 में 5% थे, 91-92 में 7.7%, फिर कम हो गए और अब कम होते जा रहे हैं क्योंकि इनका स्थान MSME लेते जा रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ो। सारा डाटा रटने की जरूरत नहीं है, मैं बता चुका हूँ। सारा डाटा मत रटना, थोड़ी सी जो काम की बातें हैं वृद्धि वाली वो बस आप पढ़नी है। 1990 में 90-91 में हमारा जो मुद्रा भंडार था, विदेशी मुद्रा भंडार, जैसे हमारा पूरा व्यापार चलता है, विदेशी मुद्रा भंडार वो 5.8 बिलियन बचा था, ठीक है। 2013-14 में हम इसको 300 तक ले गए। क्या कितना ले गए? 300 तक। 2021-22 में आप देखो सीधा डबल, यहाँ 300 है और यहाँ से यहाँ में आपको डबल का डिफरेंस नजर आ रहा है, और फिर यहाँ से यहाँ में भी आपको डिफरेंस ही नजर आ रहा है। मतलब लगातार हमने जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ाया। 2024 के अगस्त महीने में भारत आज तक का सबसे टॉप लेवल को छुआ, और वही हमें याद रखना है। RBI के अनुसार नवंबर 2024, 22 नवंबर 2024 को जारी किए गए आंकड़ों से मैंने ये सिस्टम चिपकाया आपके सामने। तो ये हमें याद रखना है कि विदेशी मुद्रा भंडार जैसे जैसे किसी देश का बढ़ता जाता है, उसकी विश्व में जो क्षमता है वो बढ़ती जाती है।
और आगे बढ़ते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पूरे विश्व के लोग हमारे देश में कितना पैसा निवेश करते हैं, इस बात को हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से दर्शाते हैं। अप्रैल सितंबर 2023-24 के में एफडीआई जो है वो 29.7 अरब डॉलर रहा, जो कि पिछले साल हुए 20.5, मतलब जहां हमें 20.5 लाख अरब डॉलर मिलते थे, वही हमें अब 29 रुपए मिले, 29.79 अरब डॉलर मिले, जो वृद्धि को दर्शाता है। और यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी कि 45% वृद्धि हुई। और जब किसी देश में निवेश में 45% की वृद्धि होती है, मतलब पैसा 45% ज्यादा आया, तो भारत की अर्थव्यवस्था भी उसी गति से बढ़ेगी। ये आंकड़ा याद रख लेना, ये वृद्धि वाला है, 45% वृद्धि हुई। और आगे बढ़ो, अब कुछ ग्राफ्स के माध्यम से हम अपनी बिजली जहां से पैदा होती है उसमें डिफरेंस देखते हैं, 1950 या 1980 से लेकर अभी तक के आंकड़े। जल विद्युत की शुरुआत जो है वो पहले ही हो चुकी थी 60-70 के दशक में, लेकिन बहुत कम थी। 1980 में हम 11.8 गीगावाट, ये 1000 मेगावाट लिखा हुआ है, 1000 मेगावाट बिजली पैदा करते थे, जो 90 में 18 पहुंची, 2001 में 25 पहुंचा, 11 में 39 पहुंचा, और अब 46,000 मेगावाट हो चुका है। ये आंकड़ा देखो, यहाँ से 11 से 1980 की बात चल रही है। 1980 कोई बहुत पुरानी बात नहीं, 30-35-40 साल पुरानी है। तो यहाँ से यहाँ तक हम 40 सालों में इसे बहुत बढ़ा चुके हैं, 11 से 4 गुना वृद्धि हमने कर दी। यहाँ देखो, तापीय ऊर्जा 17.6 थी, उसको हमने 237 बढ़ा दिया, मतलब 17 से लेकर 237 चले गए। देखो पिछले साल में और इसमें 2010-11 के आंकड़ों में और इस आंकड़ों में डिफरेंस देखो, 2 गुना का अंतर दिखाई दे रहा है। अन्य स्रोतों से ऊर्जा ये छोड़ दो, न्यूक्लियर ऊर्जा भी बहुत बड़ी है। ये जो 1980 में 0.9 थी, मतलब 1000 मेगावाट भी जो नहीं पैदा करते थे, वो अब 6800 मेगावाट पैदा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है ये। टोटल योग पे आओ कि हमारी टोटल ऊर्जा पैदा होती थी 33,000 मेगावाट, जो अब होती है 500,000 मेगावाट। तो डिफरेंस नजर आ रहा है। ये 2022-23 के अपडेट आंकड़ों के साथ, बस ये पहला और ये आखिरी के बीच के अंतर से अपने आप को कुछ बातें याद कर लेनी है, बहुत ज्यादा डीप में मत जाना। ये इस वाले का स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार रीड कर लेना। और आगे बढ़ो, भारतीय रेलवे की बात करते हैं। तो भारतीय रेलवे के प्रचलन में मार्ग कितना विद्युत से हो चुका है उस पर फोकस कर रहा हूं कि कितने हिस्से को हम विद्युत से चलाते हैं। 2018-19 में हमारी 34.3 हजार किलोमीटर जो रास्ता है वो विद्युत से चलता था। अब हमारा 58.07 हजार किलोमीटर जो रास्ता है वो विद्युत से चलने वाला है। देखो लगातार वृद्धि हुई, 34, 39, 44, 51, मतलब हमने लगभग भारत का जितना भी टोटल विद्युत है वो, मतलब जो रेल लाइन है वो सारा विद्युतीकरण कर दिया है उसका। ये याद हो जाए। यहाँ से आगे बढ़ो, नगर विमानन। जो नगर विमानन मतलब एयरपोर्ट्स की बात है। बस यहाँ से एक ही है, 3 टेबल है लेकिन एक ही याद कर लो। विमान बेड़ों की संख्या 2011-12 में जो 355 थी वो 2021-22 या 22-23-24 में 813 हो गई, मतलब सीधे डबल का। या 355 को मैं 400 भी मान लूं तो हमने आजादी से अभी तक 400 नगर विमानन बेड़े बनाए थे, जो कि आजादी के बाद इन पिछले 10 सालों में हमने 800 कर दिए। तो क्या दर्शाता है ये कि हमने इस क्षेत्र में 2 गुना काम किया, मतलब डबल वृद्धि कर दी। तो ये जो पॉइंट है ये हमें सीधे सीधे याद कर लेनी। नीचे वाले पॉइंट मैंने बताए नहीं, वो याद मत करो, क्योंकि यात्रियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है ऐसे आंकड़े हमें याद नहीं करने होते हैं। अब हमने औद्योगिक क्षेत्र में जो परिवर्तन किए, जो नवीन प्रवृत्तियां थी वो मैंने आपके सामने रखी। जो उसमें से खास देखो, यहाँ तो पढ़ाने का इतना है कि मैं अगर पढ़ाना शुरू करूं, सारे सेक्टर्स आपको पढ़ा दूं तो शायद आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा, सब याद भी नहीं रहता है। तो इसलिए जो सिलेक्टेड बातें मुझे लगी कि जहां अंतर ज्यादा है, इन सब चीजों को आपके सामने पढ़ाया जाना चाहिए, वो मैंने आपको उसमें से आंकड़े विशेष रूप से पढ़ा दिए। सब लोगों को धन्यवाद भैया विशेष रूप से। ये क्लास में जो आंकड़े मैंने बताए हैं, जो 10-5 क्षेत्र की बातें की, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की, जैसे मैंने ऑटोमोबाइल की बात की, जैसे मैंने संचार क्षेत्र या डिजिटल अवसंरचना की बात की, जैसे मैंने समावेशी विकास की बात की, वो सीधे तौर पर आपको रट लेने हैं।
सब लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद जिन्होंने इस क्लास को अटेंड किया, जिन्होंने नहीं किया उनको भी धन्यवाद, ताकि आगे हम बढ़ सकें। चलिए सबको धन्यवाद कहते हुए अगले 5 मिनट में आपकी दूसरी क्लास शुरू होगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।